हेलो बच्चों, और आप लोग ठीक है ना। देखिए, अभी तक हम लॉकडाउन में पढ़े थे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और हम फ्लावर के स्ट्रक्चर में बताए थे कि दो इसेंशियल वर्ड होते हैं या दो इसेंशियल पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। पहला पार्ट हम बताए थे एंड्रोसियम और दूसरा पार्ट हम बताए थे गाइनोसियम। जो एंड्रोसियम था उसका यूनिट अगर हम देखें तो उसी यूनिट को हम नाम दिए थे स्टेमेन, ठीक है। और गाइनोसियम के यूनिट को हम नाम दिए थे कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्टेमेन के बारे में कि स्टेमेन होता क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था कि स्टेमेन की क्या प्रॉपर्टी होती है या वो कैसा दिखता है। जैसे हम बताए थे, इस समय गुड़हल का पौधा देखे होंगे या अड़हुल का फूल देखे होंगे, तो उसमें कई सारे इस डंठल लाइक स्ट्रक्चर दिखता होगा फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो फ्लावर के अंदर जो डंठल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है तो उसके ऊपर एक स्पेशल टाइप का सोलेन स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक। और एक स्टाक होता है, तो जो स्टाक होता है उसी को नाम देते हैं फिलामेंट, और जो सोलेन पार्ट होता है उसी को नाम देते हैं एंथर। और इन्हीं दोनों को हम मिलाकर नाम देते हैं स्टेमेन, ठीक। और ये स्टेमेन रिप्रेजेंट करता है, जब स्टेमेन यूनाइट होता है, कई सारे स्टेमेन जब यूनाइट होते हैं तो उसी को नाम देते हैं एंड्रोसियम, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब देखो, अगर हम स्टेमेन को देखें तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक फिलामेंट पार्ट है और एक एंथर पार्ट है। देखो, जो फिलामेंट होता है इसको स्टाक दूसरा नाम भी बोलते हैं, डंठल। और जो एंथर होता है, इन दोनों की क्या प्रॉपर्टी होती है। हम बताए थे कि फिलामेंट जो होता है वो स्टेराइल नेचर होता है। स्टेराइल उसे कहते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, और जो एंथर होता है ये फर्टाइल पार्ट होता है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक। अब देखो, अगर हम इस एंथर को देखें तो अगर किसी भी नॉर्मल एंजियोस्पर्मिक प्लांट के एंथर को देखें तो वो जनरली बाई लोब्ड होता है, ठीक है। ये दो लोब होता है, एक लेफ्ट और एक राइट साइड, ठीक है। तो ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। अगर इस बाई लोब्ड स्ट्रक्चर को देखें तो ये बीच से डिवाइड होता है। जो बीच से डिवाइड होता है इसी में पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो कि दोनों लोब को अटैच करवाने में हेल्प करता है। दोनों स्ट्रक्चर को, जो एक लोब है और दूसरा लोब है, ठीक है। जैसे यही है चार्ट, अगर हम दिखाएं तो एक ये है, ठीक है, ये बाई लोब्ड है। अगर इसी पर देखें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, ये चार ऐसे दिखता है, ठीक है। तो एक लोब ये हो जाता है, एक लोब ये हो जाता है, ठीक। अब देखो, इस दोनों स्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो इनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं एक स्पेशल सेप्टा से, जिसको हम कहते हैं थीका वाल। और ऐसा कंडीशन जब ये दोनों वाल, जैसे ये है, इसको फर्दर हम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक लोब को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो दो लोब आगे चलकर चार पार्ट में डिवाइड होता है। तो अगर हम इसको देखें तो एक दो तीन चार पार्ट में डिवाइड है, और चारों पार्ट के स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, ठीक है। ये या इसी को अगर एक स्ट्रक्चर को हम नाम देखें तो ये दोनों को मिलाकर हम कहते हैं डाईथीकस कंडीशन, ठीक। एक लोब में दो थीका, तो इसीलिए इसको नाम दिए डाईथीकस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो, ये डाईथीकस हो गया, दो लोब, और हर एक थीका में कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है एक स्पोरेंजियम, जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। हर एक थीका में एक स्पोरेंजियम, तो एक स्पोरेंजियम यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, टोटल कितने हुए? 4। तो ये टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, ठीक है। अब टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन हुआ
तो जो स्पोरेंजियम होता है, इस स्पोरेंजियम को घेरे हुए एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम वॉल या माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल। ठीक, अब इसी माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल को हम जब इलेबोरेट कर कर देखेंगे तो इसमें टोटल 4 वॉल होता है। पहला वॉल एपिडर्मिस, दूसरा वॉल एंडोथीसियम, तीसरा वॉल मिडिल लेयर और चौथा वॉल टैपेटम। ठीक है, देखो हम कुछ नहीं किए, ये है, इस स्ट्रक्चर को हम ट्रांसफर सेक्शन किए तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर का जो वॉल लेयर है इतना कट कर कर देखें यहां से तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, अगर इसको हम प्रॉपर रफ डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह का दिखेगा ऐसे। एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, टोटल 4 माइक्रोस्पोर। और इसी को हम इतना सेक्शन कट कर कर यहाँ पर हम रिप्रेजेंट किए। ठीक, अब देखो इसी इन दोनों को जोड़ने के लिए जो टिश्यू पाया जाता है वो यहाँ पर पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू। देखो यहाँ पर कुछ नहीं आता, तुम बस लेबल करने के लिए आता है कि लेबलिंग करो। जैसे इसका स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा ये क्या है, उसके अलावा ये क्या है, ये क्या है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कर, तो ऐसे ही लेबलिंग कर कर स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। अब इसके अंदर हम जब इंटर करेंगे तो ये टोटल हमें 4 वॉल मिलेगा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। जो एपिडर्मिस होता है सबसे आउटर वॉल होता है। ठीक है, एंडोथीसियम एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला जो सिंगल लेयर है जो ग्रीन से हम रिप्रेजेंट किए हैं इसी को कहते हैं एंडोथीसियम। अगला 2 से 3 लेयर, करीब 2 to 3 लेयर का बना होता है मिडिल लेयर। ठीक है, ये देख रहे हो रेड वाला 1 2 3 लेयर, तो 3 लेयर, करीब 2 या 3 लेयर का मिडिल लेयर पाया जाता है। और सबसे इनर साइड में बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलता है। यहाँ पर कई सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन और डेंस साइटोप्लाज्म है। तो ऐसे वाल को हम कहते हैं टैपेटम वाल। ठीक है, और इन चारों वाल को हम अगर देखें तो इसी चारों वाल को हम क्या कह रहे हैं, किसका वाल है, एंथर का वाल है। ठीक है, तो इतना कम से कम डिटेल याद रखना कि सबसे आउटर, ये सीक्वेंस पूछ चुका है कि सीक्वेंस कैसा, आउटर से जब इनर जाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा और सबसे एंड में कौन आएगा। जो टैपेटम होता है उसी के नीचे पाया जाता है कई सारे छोटे छोटे सेल्स, जिसमें पाया जाता है एक हमारा स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, और जो इनर साइड में रहता है इसी को कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज या सेल्स। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू इसलिए कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि कंसिस्ट करता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, और यही स्पोरोजिनस टिश्यू में पाया जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल और यही आगे चलकर डेवलप करता है पॉलन ग्रेन। ठीक, तो कम से कम ये स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हैं और बनाने के बाद इसका प्रॉपर्टी जानना। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये सारे लेयर हैं उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो सबसे पहला वाल जो होता है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस वाल। ठीक है, सबसे आउटर लेयर जो है वो एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, एंथर वाल अगर हम पढ़ें तो आउटर लेयर उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। देखो एपिडर्मिस जैसे हमारा स्किन है,
ठीक है। तो स्किन क्या करता है, जो बाहर के इन्वायरमेंट होते हैं उनसे प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो सेम वही फंक्शन इसका भी होगा। ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। सेकेंड लेयर, ये पहला लेयर है। दूसरा लेयर क्या है, एंडोथीसियम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाल होता है। अगर ये वाल ना रहे तो जो हम आगे चलकर पॉलन ग्रेन बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ना, इसको हमें बाद में रिलीज करवाना होता है। तो रिलीज करवाने के लिए यही वाल रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि इस वाल में एक स्पेशल टाइप का कंपोनेंट या कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं कंसिस्ट सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेलुलोज का सेल वॉल पाया जाता है। और सेलुलोज क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब वाटर। जैसे सिंपल सा आप लोग देखे होंगे गांव या अपने, सिंपल सा देख लो कि एक बैलून ले लो, ठीक है। बैलून में क्या करो, वाटर इंसर्ट करो या वाटर को फिल करो, तो क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा। जब वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा तो वो क्या करेगा, अपने इन्वायरमेंट पर प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। और फाइनली जब एक्सेस होगा, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो वाल रप्चर हो जाएगा। सेम वही काम इसका भी होता है। ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जो कंपाउंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है उसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। और जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या करेगा, ब्रस्ट होगा, और ब्रस्ट होकर जितने भी पॉलन होते हैं उसको रिलीज करवाने में हेल्प करता है। ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर dehiscence of pollen grain, ठीक है। पॉलन ग्रेन को रिलीज करवाने में ये हेल्प करता है, ठीक। तो ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी। थर्ड जो लेयर है उसको हम नाम दिए मिडिल लेयर। देखो ये दोनों लेयर जो होते हैं ये सिंगल लेयर होते हैं, ठीक है। ये एक ही लेयर के बने होते हैं, एपिडर्मिस चाहे एंडोथीसियम देखा जाए तो सिंगल लेयर के होते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट है, तीसरा है, उसको हम नाम दिए मिडिल लेयर, ठीक है। मिडिल लेयर जो होता है ये कंसिस्ट करता है 2 to 3 लेयर, ठीक है। और इसका भी काम जैसे एपिडर्मिस का काम था, सेम वही काम इसका भी होता है। तो इसका क्या होता है, फंक्शन फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। लास्ट जो वाल है टैपेटम, चौथा वाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से राइज होता है, ठीक है। जो टैपेटम होता है सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ किसका, एंथर वाल, इनर मोस्ट लेयर होता है। अब जब इनर मोस्ट लेयर होता है तो इसका साइज क्या होता है, साइज लार्जर देन, साइज लार्जर देन other cells,
ठीक है, जितने अदर सेल्स होते हैं उससे बड़ी साइज होती है। जब बड़ी साइज होगी तो ये क्या करेगा, कंसिस्ट डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे ये सेल है, इसका देखो और इसका, जब साइज बड़ा रहेगा तो साइज जब बड़ा रहेगा तो उसमें साइटोप्लाज्म अमाउंट ज्यादा होगा। जरूरी नहीं सब जगह हो, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, साइज बड़ा रहता है तो साइटोप्लाज्म ज्यादा रहता है। और साइटोप्लाज्म अगर ज्यादा रहेगा तो जब ज्यादा साइटोप्लाज्म रहेगा तो ये क्या करेगा, स्पोरोजिनस जो टिश्यू है आगे चलकर माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के लिए इस सेल को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए और उस न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है यही साइटोप्लाज्म। तो ये क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा रख रहा है। क्यों, फॉर हेल्प फॉर डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये किसको प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिशन, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, किसके लिए, पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए। तो इतना याद रखना। इसके अलावा जो टैपेटम होता है ये कंसिस्ट करता है मोर देन वन न्यूक्लियस। अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है तो उसी को हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, एंथर वाल की। तो इतना कम से कम आप लोग याद रख रहे हैं कि पहला क्या हम बताएं कि जो स्टेमेन होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक एंथर और एक फिलामेंट। एंथर जो होता है वो फर्टाइल होता है और फिलामेंट स्टेराइल होता है। एंथर को अगर देखा जाए तो उसमें दो लोब्ड होते हैं जिसको हम कहते हैं बाइलोब्ड कंडीशन। लेकिन एक्सेप्शन एक याद रख लेना, एक्सेप्ट वहां पर जहां पर लिखे हो कि बाइलोब्ड कंडीशन एक्सेप्ट मालवेसी फैमिली। जैसे इसमें आता है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट को देखोगे तो उसमें एक ही लोब पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं मोनोथिकस कंडीशन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा हम बोले कि अगर इसके वाल को इसके अंदर जाए तो जो बाइलोब कंडीशन है तो हर एक लोब में टोटल 2 थीका पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब 2 थीका पाए जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं सिंपली माइक्रोस्पोरेंजियम टेट्रा। ठीक है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं और हर एक कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। और उस माइक्रोस्पोरेंजियम को कंसिस्ट करता है टोटल 4 लेयर, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। और उसी के अंदर पाया जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू और उसी स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर पाया जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और वही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो इतनी प्रॉपर्टी आप लोग याद रख लेना। और हम बताएं कि एपिडर्मिस का क्या काम होता है, आउटर लेयर होता है, प्रोटेक्शन करवाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंडोथीसियम जो होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ दे कंसिस्ट सेलुलोजिक सेल वॉल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर, जो डेसेंस करवाता है पॉलन ग्रेन के रीजन को। मिडिल लेयर जो होता है 2 से 3 लेयर का होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटेक्शन। और टैपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल को फॉर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसके अलावा ये मल्टी न्यूक्लिएट डेंस साइटोप्लाज्म, इतनी प्रॉपर्टी हम बता चुके। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन।
ठीक है, या माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट। अभी इसके बाद हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। देखो हम बोले कि ये स्ट्रक्चर था, इसी पर पाया जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ये टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में पाया गया क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या इसी को कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है, इसी स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या पाया जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। देखो एक क्वेश्चन और याद रख लेना कि अभी तक जितने भी हम सेल बताए, चाहे वो स्टेमेन का हो या कह सकते हो चाहे वो फिलामेंट हो चाहे एंथर हो, ठीक है, जितने भी पार्ट अभी डिस्कस किए हैं वो सारे सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड, चाहे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, ये चारों सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। उसी तरह स्पोरोजिनस, जैसे तुम पढ़े होगे स्पोरोफिटिक सेल्स और गैमेटोफिटिक सेल्स, तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज है इसका जो सेल्स है वो डिप्लॉयड होगा। अगर ये डिप्लॉयड है तो इसमें डिवीजन नहीं हुआ है, तो यही आगे चलकर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बना रहा है, तो ये भी कैसा होगा, डिप्लॉयड। ठीक, और हम बताए थे तुम लोगों को पहले ही लेक्चर में जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट किए थे तभी हम बता चुके हैं, कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना हो तो हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, नाम होता है गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, और गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस करवाने के लिए हमें मस्ट है कि कैसा प्रोसेस फॉलो करना होगा, मियोसिस डिवीजन या मियोटिक डिवीजन। ठीक है, तो यहां पर जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है, सपोज करो ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है, कहां पाया गया, माइक्रोस्पोरेंजियम में, इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। अब ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा, और मियोसिस कितने टाइप के होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, तो ये 2 टाइप के होते हैं। तो एक बार ये डिवीजन करेगा तो 2 सेल्स बनाएगा। ठीक है, ये 2 सेल्स बनाए, और जब मियोसिस सेकेंड करेगा तो ये आगे चलकर 4 सेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट, और इस चारों सेल्स को एक स्ट्रक्चर कवर किया रहता है या केमिकल कंपाउंड कवर किया रहता है जिसको हम नाम देते हैं कैलोज। ठीक है, ये क्या है, कैलोज, ये घिरा होता है। ठीक, तो ये देखो क्या हुआ, एक सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है। अब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो ये कैसा बन गया, हैप्लॉयड। अब फिर मियोसिस सेकेंड जो होता है एज लाइक माइटोसिस, और माइटोसिस में प्लॉइडी सेम रहते, तो ये भी कैसा रहेगा, हैप्लॉयड। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 4 सेल्स हो गए। तो जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं अगर वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बना रहे हैं तो वो आगे चलकर क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बने हैं माइक्रोस्पोर, टोटल 4 माइक्रोस्पोर, कितने से, 1 से। ठीक है, अब बात ये आती है क्या सभी स्पोरोजिनस टिश्यू
माइक्रोस्पोर बनाते हैं? तो नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज जो कि डीजनरेट हो जाते हैं, जो कि लॉस हो जाते हैं, जो आगे चलकर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में नहीं कन्वर्ट होते। ठीक है, तो उनका काम क्या होता है? वो इनडायरेक्टली इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये माइक्रोस्पोर बन गए। अब जब ये मैच्योर होने लगेंगे तो इसका कैलोज लेयर, जो ये आउटर हम बोले कि किससे कवर्ड होता है? केमिकल कंपाउंड से, जिसको हम नाम देते हैं कैलोज। ठीक है, कैलोज से कवर्ड होता है। ठीक, अब ये कैलोज क्या होगा? यहां से इसको ब्रेक करना है। ठीक, यहां पर देखो एक चीज देखो, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं, ऐसे। और ऐसा कहीं पर स्ट्रक्चर तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे। ऐसे अगर एक घेरा है और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं? टेट्राहेड्रल टाइप। ठीक है, इसी को हम नाम देते हैं टेट्राहेड्रल टाइप। अब जो टेट्राहेड्रल टाइप होता है ये कहां पर पाया जाता है? ठीक है, बात आती है जैसे अगर हम इसका शेप देखें तो इसका शेप जो होता है, शेप जो होता है वो वेरी करता है। जो ये माइक्रोस्पोर है, ये इनका अरेंजमेंट जो होता है, कह सकते हो यहां पर अरेंजमेंट, शेप ना लिखकर अरेंजमेंट। ठीक है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अगर हम देखें, दो मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है। एक को कहते हैं हम आइसोबाइलेटरल टाइप और एक को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल टाइप। जो टेट्राहेड्रल टाइप होता है और जो आइसोबाइलेटरल टाइप, अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो कैसे होगा? एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, एक यहां पर और एक इसके पीछे। अगर दीवार के उस पार जाओगे तो एक उस पार से दिखेगा। ठीक है, जैसे तीन सिंपल सा ये देखो, जैसे ये तीन है। ठीक है, ये तीन है, इसके पीछे एक लगा दिए। ठीक है, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल टाइप। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल टाइप में क्या होता है कि जो टेट्राहेड्रल टाइप होता है, ठीक है, जो टेट्राहेड्रल टाइप होता है ये कहां पर देखने को मिलता है? और आइसोबाइलेटरल, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें आइसोबाइलेटरल का, तो ये कुछ इस तरह का होता है। जैसे ये है तो इसमें एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, टोटल इस तरह का, मतलब इक्वल। आइसो मतलब इक्वल, बाइलेटरल मतलब दो पार्ट में इक्वल डिवाइड। ठीक है, तो ये आइसोबाइलेटरल टाइप। तो ये कहां पर देखने को मिलता है और ये कहां पर? तो जो टेट्राहेड्रल होता है ये मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन इन डाइकॉट। ठीक है, और ये कहां पर मिलेगा? मोस्ट कॉमन इन मोनोकाट। ठीक, ये तो हो गया कि सर आप ये दोनों बना दिए, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ और होता होगा? तो हाँ, इसके अलावा भी कुछ और अरेंजमेंट होता है जिसको हम कहते हैं लीनियर शेप। ठीक है, इसके अलावा लीनियर शेप होता है, टी शेप होता है। ठीक, तो ऐसा टाइप का होता है। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, तो उसके हम नहीं डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अगर हम देखें तो इसके अलावा एक डेकुसेट भी टाइप का होता है, इसको याद रखिए। ठीक, डेकुसेट टाइप। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है लीनियर, टी शेप, डेकुसेट टाइप, टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल,
तो ये जो पांचों चीज है, ठीक है, ये जो पांचों अरेंजमेंट है, ये एक ऑर्गेनिज्म में कॉमन देखने को मिलता है। ये पांचों जो स्ट्रक्चर है या अरेंजमेंट है माइक्रोस्पोर का, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। इसमें क्या होता है, ये पांचों टाइप के अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। ये क्या है, एक्सेप्शन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बताए थे कि मालवेसी में मोनोथिकस कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है, या मोनोलोब कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक। उसी तरह इसमें क्या होता है कि पांचों टाइप के अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। ये याद कर लेना आप लोग, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ चुका है और पूछने का चांसेस भी है, क्योंकि एनटीए करा रहा है। तो एनटीए क्या करता है कि आउट ऑफ सिलेबस बोल कर रखा है कि आउट ऑफ सिलेबस आ सकते हैं। अब देखो, इसके बाद हम बोले कि जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, माइक्रोस्पोर क्या कर रहा है, कैलोस से कवर्ड, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर होता है, एक कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जो कि इन चारों को अटैच करवा कर रखा होता है, ठीक है। जब इन चारों को अटैच करवाया तो अब क्या होगा कि एक कैलेज एंजाइम आएगा, यहां पर कैलेज एंजाइम। ये क्या करेगा, इन चारों माइक्रोस्पोर को अलग कर देगा। तो सपोज करो एक माइक्रोस्पोर यहां पर है, ठीक है, ये एक माइक्रोस्पोर है। और माइक्रोस्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, यहां पर कैसा है, चार माइक्रोस्पोर है और चारों कैसे हैं, हैप्लॉइड, ठीक। अब क्या होगा कि इस माइक्रोस्पोर को आगे चलकर हमें 2 या 3 सेल का बनाना, या तो हम 2 सेल बनाकर रिलीज करवा दें इसके एंथर से, या तो हम 3 सेल बनाकर रिलीज करवाएं इसके एंथर से, तो कंडीशन हो सकता है। तो अब क्या होगा कि इसको 2 या 3 सेल में डिवाइड करना है, ठीक है, इसको अलग करना है, 2 या 3 सेल का बनाना है एक सेल से। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे। और डिवाइड हम बोले कि 2 तरह से हो सकता है, एक मियोसिस हो सकता है, एक माइटोसिस होगा। तो हम यहां पर मियोसिस तो करवा चुके हैं, अब क्या बचा है, माइटोसिस। क्यों हम केवल माइटोसिस ही करवाएंगे, क्योंकि हमारा जो गैमीट है, ठीक है, या जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर ऑलरेडी हाफ हो गया, ठीक है। तो हाफ है, तो अब केवल और केवल हम क्या करवाएंगे, यहां पर इसमें मियोसिस, माइटोसिस करवाएंगे, ठीक है। और माइटोसिस में 2 तरह होता है, एक कैरियोकाइनेसिस होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। यहां पर भी हुआ था, ठीक है, यहां पर भी हुआ था कैरियोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर सेल डिवाइड होता है, लेकिन इसमें कभी कभी अलग टाइप का होता है। लेकिन यहां पर पहले क्या होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो सपोज करो ये सेल है और ये सेल्स क्या करेगा, एक न्यूक्लियस यहां पर, एक न्यूक्लियस यहां पर, ठीक है, हाफ हाफ न्यूक्लियस हो जाएंगे, हाफ तो ऑलरेडी है। इसका क्रोमैटिड सेपरेट होगा। अब जब क्रोमैटिड सेपरेट होगा तो ये क्या करेगा, अब सेल डिवीजन करेगा, जो साइटोकाइनेसिस होता है। यहां पर हम पहले कैरियोकाइनेसिस लिख लें। साइटोकाइनेसिस जो है, ये साइटोकाइनेसिस कैसा होता है, एसिमेट्रिकल, या कह सकते अनइक्वल, ठीक है। अगर ये अनइक्वल साइज का या अनइक्वल डिवीजन कर रहा है, तो जब अनइक्वल करेगा तो एक सेल बड़ा होना चाहिए, एक सेल छोटा होना चाहिए। तो उसी तरह ये क्या करेगा, डिवाइड कर कर एक सेल को बड़ा बना देगा और एक सेल को छोटा, ठीक है। जो बड़ा होगा इसमें साइटोप्लाज्म भी ज्यादा होगा और जो छोटा होगा उसमें साइटोप्लाज्म कम होगा। लेकिन न्यूक्लियस जो होंगे वो कैसे होंगे,
यहां पर भी न्यूक्लियस यन होगा और यहां पर भी न्यूक्लियस यन ही होगा, कभी भी 2n नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम यन लेकर ही चल रहे हैं, ठीक है, या n/2 नहीं होगा। न्यूक्लियस जब भी होगा तो केवल n हो सकता है या फिर 2n हो सकता है, 3n हो सकता है, 4n हो, कभी बटे में नहीं आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा। तो फ्रैक्शन में ना आने का रीजन है, अब तुम लोग सेल साइकिल पढ़े होगे, वहां पर बताया गया। अब देखो जब ये डिवाइड होगा तो डिवाइड होकर दो तरह के सेल बनाए, एक बड़ा और एक छोटा। तो जो लार्जर सेल होता है इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और जो स्मॉलर होता है उसमें साइटोप्लाज्म निग्लेजिबल होता है, न के बराबर होता है। तो जिसमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है और जिसमें कम होता है, इन दोनों का अलग अलग नाम रखते हैं। जिसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा उसको हम नाम दे देते हैं वेजिटेटिव सेल्स, और ये कहलाता है जनरेटिव सेल, ठीक। तो दो सेल को हो गए, इसी को कहते हैं हम सिंपली, इसका नाम देते हैं टू सेल्ड पॉलन ग्रेन, ठीक। अब क्या करेगा, ये दो सेल्ड पॉलन ग्रेन या तो रिलीज हो जाएगा, कैसे, जो एंडोथीसियम हम यहाँ पर बताए थे, जो एंडोथीसियम था वो ब्रेक किया, कैसे, वाटर को एब्जॉर्ब करता है इन्वायरमेंट से, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, वहां से क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि सेल का साइज बढ़ता रहेगा और फाइनली क्या होगा, सेल ब्रस्ट होकर वो टूटकर अलग हो जाएंगे। जब टूटेगा तो सारे ये जो पॉलन ग्रेन है दो सेल के, ये रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। या तो जो जनरेटिव सेल्स होता है इसमें फर्दर डिवीजन होता है, ठीक है, या तो फिर इसमें फर्दर माइटोटिक, ठीक है, डिवीजन इन जनरेटिव, ठीक है। जनरेटिव सेल में फर्दर माइटोटिक डिवीजन, जब फर्दर माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, मान लो ये एक सेल है और ये फर्दर डिवाइड हुआ और यहां पर दो ऐसे सेल बन गए और एक ये सेल, ठीक। तो एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, टोटल कितने सेल हो गए, 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन, ठीक। या तो 2 सेल्ड होंगे या तो 3 सेल्ड होंगे। तो जो 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन होता है ये लगभग रिलीज या तो इस फॉर्म में रिलीज होगा या तो इस फॉर्म में। तो अगर हम कहें कि एंजियोस्पर्म प्लांट में, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में अगर 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज देखें तो कितना परसेंट 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन रिलीज करता है और कितना परसेंट प्लांट 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन रिलीज करता है। तो जो ये एक सेल, इसका नाम लिख लेना, ये क्या है, वेजिटेटिव सेल, क्योंकि इसमें डिवीजन नहीं हुआ। डिवीजन किसमें हुआ है, केवल जनरेटिव सेल। तो ये क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल। और ये क्या होंगे, आगे चलकर हम क्या बनाना है, स्टेमेन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमीट को ना। तो ये क्या बनाएंगे, ये आगे चलकर 2 मेल गैमीट बनाएंगे, ठीक है। और यही 2 मेल गैमीट रिस्पॉन्सिबल होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। आगे जब हम फीमेल गैमेटोफाइट और फर्टिलाइजेशन बनाएंगे तो वहां पर इसका यूज करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना रखना है कि वेजिटेटिव सेल्स होता है
2 मेल गैमीट्स होता है और 3 सेल्ड स्टेज में ये रिलीज होता है। तो अगर हम पूछें कि कितना परसेंट 2 सेल्ड स्टेज में एंजियोस्पर्मिक प्लांट पॉलन रिलीज करता है और कितना परसेंट 3 सेल्ड स्टेज में पॉलन को रिलीज करता है, तो लगभग यहाँ पर अप्रॉक्स 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो है वो 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज करते हैं और 3 सेल्ड स्टेज में अप्रॉक्स 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रख लेना कि 2 सेल्ड स्टेज में क्या होता है, केवल वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। 3 सेल्ड स्टेज में क्या होता है, एक वेजिटेटिव और 2 मेल गैमीट। ये भी पूछ चुका है, ये स्ट्रक्चर जितना भी बना है ये सारे स्ट्रक्चर को पूछ चुका है आपके एग्जाम में कि किस तरह का अरेंजमेंट मोस्ट कॉमन होता है। तो मोस्ट कॉमन टेट्राहेड्रल फॉर्म में डाइकॉट पूछे और मोनोकाट स्पेशली पूछे तो मोनोकाट में क्या होगा, आइसोबाइलेटरल, किसमें 5 टाइप के देखने को मिलते हैं, तो एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में 5 टाइप के। इसके अलावा जो माइक्रोस्पोर होता है उसकी प्लाइडी क्या होता है, इन 4 माइक्रोस्पोर को, इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, जब 4 माइक्रोस्पोर आपस में अटैच है तो उसी को कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये पूछ चुका है कि किससे अटैच हो गए रहते हैं, तो जो एंजाइम जो केमिकल कंपाउंड रहता है उसी को नाम देते हैं कैलेज या कैलोज। ठीक है, तो इतनी प्रॉपर्टी। अब ये क्या करेंगे, एक माइक्रोस्पोर कैलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये डिवाइड होंगे और ये सेपरेट होंगे सारे माइक्रोस्पोर। इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा जिससे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा जिससे सेल डिवाइड होगा। और ये कैसा होता है, सिमेट्रिकल की एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल लार्जर होता है और जनरेटिव सेल स्मॉलर होता है, जिसको 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन कहते हैं। और ये रिलीज होता है मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। लेकिन कुछ कुछ में क्या होता है, 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, जिसमें क्या होता है, जनरेटिव सेल्स फर्दर डिवाइड करते हैं और 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इतनी प्रॉपर्टी आप लोग कम से कम याद रख लेंगे। ठीक है, और कुछ इसके एडवांटेज हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एडवांटेज में होता क्या है, जो पॉलन ग्रेन है ये जो बन गए हैं, इसका यूज और डिसयूज या मिसयूज क्या है। तो यूज में क्या होता है कि कुछ ऐसे टैबलेट और सिरप हम पॉलन ग्रेन से बनाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोवाइड करता है। और डिसएडवांटेज क्या होता है, ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एक्यूट रिस्पायरेटरी जो डिजीज होता है, क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिजीज होता है, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कैरट ग्रास। ठीक है, कैरट ग्रास या पार्थेनियम उसी का नाम, इन्वेजिव स्पीशीज है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में कई सारे सिम्टम काज करता है। और जो ये पॉलन ग्रेन होते हैं इनका कलर, शेप, साइज अलग अलग होता है। ठीक, तो इतनी प्रॉपर्टी होती है। अब ये पॉलन ग्रेन कहाँ पर बने हैं, ये पॉलन ग्रेन बने हैं कहाँ पर, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अगर हम इस पॉलन ग्रेन को देखें तो ये कहाँ बने, माइक्रोस्पोरेंजियम में। ठीक, ये पॉलन ग्रेन कहाँ पर बने हैं, सिंपली हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलन ग्रेन बने। ठीक, अब इस पॉलन ग्रेन को कवर्ड किए रहता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम नाम देते हैं इंटाइन। ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं इंटाइन। इंटाइन से ये कवर्ड। ठीक, और माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे पास वाला अगर वाल देखें तो उसका नाम क्या होता है, ये क्या है, टैपेटम है। ठीक है, ये टैपेटम है। टैपेटम क्या करता है, ये जो ये पॉलन ग्रेन है
इस पॉलन ग्रेन के ऊपर एक केमिकल कंपाउंड डिपॉजिट करता है, और वो केमिकल कंपाउंड अनइक्वल होता है, कहीं पर डिपॉजिट होता है कहीं पर नहीं भी, ठीक है। तो जो उसकी वजह से, ठीक है, ये क्या करता है, टैपेटम रिस्पॉन्सिबल होता है डिपोजिशन ऑफ अनदर वॉल ऑन पॉलन ग्रेन। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि टैपेटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपोजिशन ऑफ अनदर वॉल या फॉर्मेशन ऑफ अनदर वॉल ऑन पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन, और उसी वॉल को हम नाम देते हैं एक्साइन, ठीक है। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाए, सिंपली ये स्ट्रक्चर है, हमें इसमें सेल नहीं दिखा रहा है, और इसके ऊपर क्या हुआ, ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर डिपॉजिट होता है, और इसी को हम क्या नाम दिए, एक्साइन। और इनर साइड में क्या है, इंटाइन। तो इंटाइन जो होता है ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, मेड बाय सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक। लेकिन जो एक्साइन होता है ये किसके थ्रू बना है, बाय द हेल्प ऑफ स्पोरोपोलिन, ठीक है। और जो ये स्पोरोपोलिन है ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। अगर कोई बहुत स्टेबल हो, ठीक है, मान लो किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो, तो क्या उसको कोई डैमेज हो सकता है या कोई उसको कुछ कर सकता है, नहीं ना। तो सेम वही कंडीशन इसका है। स्पोरोपोलिन जो होता है ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है अर्थ पर। तो ये जब मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है तो इसको ये क्या करता है, नॉट डाइजेस्ट बाय एनी एंजाइम और पीएच चेंज, ठीक है, जिससे ये ब्रेक नहीं होता। इसलिए इसको हम यूज करते हैं एज अ फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल के स्टडी के लिए हम स्पोरोपोलिन को यूज करते हैं। तो इतना प्रॉपर्टी आप लोग याद रख लो। और जहां जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, ठीक है, या कह सकते हो एक्साइन वॉल नहीं है, उसी को हम नाम देते हैं जर्म पोर। और यही जर्म पोर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो इतनी प्रॉपर्टी होती है किसके बारे में, पॉलन ग्रेन के बारे में। तो आप लोग हमारे ख्याल से इतना जान गए हैं। तो ये अगर प्रॉपर्टी याद है तो अगला जब हम गाइनोसियम के बारे में पढ़ेंगे या पिस्टिल या कार्पेल के बारे में पढ़ेंगे तो वो इससे भी इजी है, ठीक है, वो इससे भी आसान है। तो जब आसान है तो उसको और इजी तरीके से पढ़ लेंगे। अगर दोनों पढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन सबसे इजी है इसका, ठीक है। रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डिटेल या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है या कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो इतना आप लोग हमारे ख्याल से आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि इतना नोट्स तैयार कीजिए, ठीक। थैंक यू।